नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मुकेश जी के साथ मिलकर हम लोग कई सारे खास चर्चा करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में शेयर बेचने पर हुआ है नुकसान, तो इसे म्यूचुअल फंड में हुए कैपिटल गेंस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं क्या। और अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चुना है तो ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी पर क्या मिलेगा डिडक्शन। और साथ में ये भी बताएंगे कि लीव एनकैशमेंट पर दिए गए ज्यादा टैक्स का रिफंड मिल सकता है, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ये सारी ऐसी बातें हैं जो हर टैक्स पेयर जानना चाहता है या फिर जाने अनजाने में ज्यादा टैक्स चुका देता है। लेकिन सबसे पहले बात हम लोग शुरू करेंगे, शो की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों के साथ। अगर आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया है, आपको शॉर्ट टर्म के शेयर बेचने से नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ तो मायूस होंगे आप, यानी तो पैसा चला गया। लेकिन क्या आपको कहीं फ़ायदा हुआ है लॉन्ग टर्म में, चाहे नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आप कहीं यहाँ फ़ायदा हुआ, यहाँ नुकसान हुआ, तो क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या। ये सवाल बहुत सारे लोग लेकर के आ रहे थे। जब सवाल बहुत सारे आने लगे, कन्फ्यूज़न बहुत सारा पैदा होने लगा, तो मुकेश पटेल साहब ने इस पर खास रिसर्च किया। तो सीधा मुकेश पटेल साहब के पास चलते हैं, पूछते हैं आखिर माजरा क्या। मुकेश जी, ये क्या माजरा है जो शॉर्ट टर्म वाले शेयर बेचने से अगर नुकसान हुआ, जिसे 20% लगता है, तो उसको हम 30% वाला जो नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, वहाँ से कैपिटल गेंस हुआ है, तो एडजस्ट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इट डिफाइज इमेजिनेशन, क्योंकि 2020 तो हम जानते हैं, पर 20 को 30 के सामने हम सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं, ये सबके लिए एक दुविधा हो सकती है। अब इसका सीधा जवाब है हाँ, कर सकते हैं। आप मुझे पूछेंगे कैसे, तो वो भी मैं समझाऊंगा आपको। आयकर कानून जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, उसकी सेक्शन 70 है, जो इंटर हेड सेट ऑफ, जो लॉसेस का सेट ऑफ है, उसके लिए उसके अंदर प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी आपका शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस होता है, तो उसको और कोई भी कैपिटल गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो नियम ये है, तो इसी नियम को आधार में लेते हुए मैंने जो प्रोपोजिशन आपके पास रखा, वो प्लानिंग हम कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसे मामले में क्या कोई इनकम टैक्स के नोटिस वगैरह आने का डर रहता है क्या, और है तो कैसे बचा जाए। देखिए लक्ष्मण जी, मेरे हिसाब से हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 72 के प्रावधान है, उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर काफी ट्राइब्यूनल्स के भी डिसीजंस आए हुए हैं, और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई नियम ये है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को, कोई भी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, अब वो कौन से रेट वाला है उससे कोई मायना नहीं रखता है। अगर 20% वाला इक्विटी का लॉस है, तो जैसे आपने बताया म्यूचुअल फंड के जो गेन्स होते हैं सेक्शन 50AA में नॉन इक्विटी के, वो सब 30% तक जा सकते हैं। तो इसमें बड़ा फायदा होता है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन में आपको बता दूं, मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म का इक्विटी का लॉस है 111A सेक्शन में, और उसका 50AA में 10 लाख का उसका गेन है, और वो 30% के ब्रैकेट में है। तो 30% के ब्रैकेट पर उसको जो टैक्स भरने का होगा वो 3 लाख का होगा। अब समझिए, ये जो 20% वाला है 10 लाख का, वो इफेक्टिवली 2 लाख का है। तो 3 लाख के सामने आप 2 लाख वाला टैक्स का लॉस सेट ऑफ करने से आपको सीधे सीधा 1 लाख का फायदा होगा। लक्ष्मण, ये आपने बड़ा बेहतरीन बताया। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन ये था कि 20% वाला सिर्फ 20% के अगेंस्ट ही हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, तो आपने बताया 20% को 30% के अगेंस्ट भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये वाकई कन्फ्यूजन था, जो बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट भी कई बार कंफ्यूज होते थे, तो आपने बड़े अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया और एग्जाम्पल दे के बताया आपने, तो बहुत आसान भाषा में रहा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहाँ से अशोक कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। लक्ष्मण जी और मुकेश सर को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरे मित्र के
सर मेरे मित्र के पास 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसी एरिया में। उन्होंने ITR 2 फाइल किया है। उनकी इंटरेस्ट इनकम और सैलरी इनकम है। उन्होंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दोनों हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाकर एनुअल वैल्यू 0 दिखाकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को 0 दिखाया है। लेकिन किसी ने कहा कि सेकेंड हाउस को डीम्ड रेंट दिखाकर वैकेंट डिडक्शन क्लेम कर एनुअल वैल्यू 0 दिखाना था। तो सर क्या हमें अब ITR रिवाइज करना चाहिए? मुकेश जी। अशोक जी लक्ष्मण जी इनको बता दें कि इनको फिक्र की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तक जो आपके दोस्त ने किसी ने बताया कि भाई केवल एक घर की जो एनुअल लेटिंग वैल्यू थी रेसिडेंशियल हाउस की उसको आप नील ले सकते थे। लेकिन वित्त मंत्री ने 2019-20 के वित्तीय वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21 से जो सुधार किया उसके आधार से अब कोई भी टैक्स पेयर अपने 2 हाउसेज रेसिडेंशियल हाउसेज सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील वैल्यू दिखा सकता है। और अगर 2 से ज्यादा है तो कौन से 2 में नील दिखाना और तीसरे या चौथे घर में किसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू डीम्ड रेंट पर लेना वो उसकी चॉइस का विषय है। ये सेक्शन 23 में स्पष्ट किया गया है। लक्ष्मण जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अशोक जी? नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। चलते हैं बेंगलुरु जहां से आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। आशीष जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? लक्ष्मण जी, मुकेश जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 2010 तक यूनाइटेड स्टेट्स में एक IT कंपनी के लिए काम करता था और वहाँ रिटायरमेंट अकाउंट 401k में कंपनी स्पॉन्सर्ड अकाउंट था, उसमें कंट्रीब्यूट करता था। 2010 में इंडिया आने के बाद वो कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है और मैं उसके बाद से रेगुलर ITR फाइल करता रहा हूँ, बट ड्यू टू इग्नोरेंस शेड्यूल FA में मैंने कभी उसको फॉरेन एसेट में नहीं दिखाया। तो इस बार ITR फाइल करते हुए फिर मैंने रिवाइज किया उसको, शेड्यूल FA टेबल 2 में मैंने उसको दिखाया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये शेड्यूल है, इसमें फॉरेन एसेट्स जो रिटायरमेंट अकाउंट था उसमें दिखाना जरूरी था या नहीं, इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और जो प्रीवियस ITR मैंने फाइल किए हैं उनको मैं रिवाइज करना जरूरी है क्या? बिल्कुल ये आपकी जो दुविधा है ना, बहुत सारे हम जिसको कहते हैं रिटर्निंग NRIs उनके लिए एक कॉमन इश्यू है कि जो आयरा या 4001k कहते हैं उनके सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह जैसे हमारे NPS या प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है वहां उनको समकक्ष ये प्रोविजंस हैं। तो आप जब वहां काम करते थे वो पैसे आपने उसमें जमा किए और उसके नियमानुसार कुछ आपकी जब तक आपकी आयु 60 इयर्स प्लस नहीं होती है तब तक अगर आप ड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी लगती है, इसलिए आमतौर से लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब ये 401k में आपने जो एक शेड्यूल FA में दिखाया वो बिल्कुल सही किया। हालांकि कई लोगों को ये पता नहीं था कि भाई ये हमें दिखाना है क्योंकि इट्स अ फॉरेन एसेट। आपके लिए संतोष की बात यह है कि ये कोई कंसील्ड एसेट या ब्लैक मनी वाला नहीं है, क्योंकि जब आपने ये निवेश किया था आप नॉन रेजिडेंट थे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम वहीं की थी। अब सवाल ये है कि इतने सालों में आपके आने के बाद अब तक मैं समझता हूं यू कैन क्लैरिफाई, जब तक आपका उसी अकाउंट का वैल्यू बढ़ता रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड का हमारा निवेश होता है बढ़ता रहता है, और जब तक आप उसको रिडीम या लिक्विडेट नहीं करते हैं तब तक कोई इनकम नहीं होती है। तो अगर इन सालों में आपकी कोई इनकम नहीं हुई है तो इसकी ज्यादा चिंता न करते हुए आपने अभी से जो शुरू किया है अच्छा किया है। और ख्याल में ये रखिएगा कि जब भी रिडेम्पशन करते हैं तो प्रिंसिपल की कोई फिक्र नहीं है, पर वो जो एप्रिसिएशन है उसको आपको कैपिटल गेन्स के तौर से ऑफर करना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें मुकेश जी जो एक बार आपको याद होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 89A ऐसे लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया था। जी बिल्कुल, यही इसका ऑब्जेक्टिव था कि लक्ष्मण जी कि भाई ये जो फॉरेन एसेट थी लोगों को पता नहीं होता था
और वो काफी दुविधा में रहते थे कि हम कब दिखाएं। तो मैंने जैसे कहा कि जब आपको रियल रिडेम्पशन होता है और कोई इनकम होती है तभी दिखाना है, तब तक आपको कोई फिक्र की आवश्यकता नहीं। कोई फिक्र की रिवाइज कर दिया, नज 2 को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा काम किया। चलिए आशीष जी, उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन यहाँ पे दूर हो गई होगी। चलते मुंबई, जहां से नितेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितेश जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। नमस्कार सर। नमस्कार सर एक्चुअली मैं 2022 में स्वीडन चल गया वहाँ पर काम करने के लिए, और इंडिया में मेरी कोई इनकम नहीं है, वहीं की सैलरी है सर। तो मैंने मतलब वहाँ से पैसे भेजे यहाँ पर इंडिया में, जैसे मेरा EMI चलता है और कुछ म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा था, उसको मैंने कंटिन्यू किया बाय सेंडिंग द मनी वाया बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो सर मैंने 2022 से फिर इंडिया में ITR फाइल करना बंद कर दिया था। तो क्या मुझे नज 2.0 के तहत ITR फाइल करना पड़ेगा? बस इतना सा क्वेश्चन था सर। नहीं, बिल्कुल बताएंगे मुकेश पटेल साहब, आप जैसे कई लोग बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे उलझन उनके मन में होगी। बहुत अच्छा सवाल है लक्ष्मण जी, क्योंकि नज 2 के बारे में काफी कंफ्यूजन है। लोग ये मानते हैं टैक्स पेयर्स कि भाई हमारा फॉरेन में कोई भी एसेट हो तो वो दिखाना मैंडेटरी है, पर समझ लीजिए ये जो शेड्यूल FA भरने की जिम्मेवारी है वो केवल जो टैक्स पेयर्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उन्हीं के लिए है। अब हमारे भाई साहब जो है वो तो ही इज अ रेजिडेंट ओवरसीज, उनकी इंडिया में कोई इनकम नहीं है, ही इज एन NRI। तो उनके जैसे NRIs जो है उनको शायद नोटिस तो गई होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट को पता नहीं है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। बट इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट या NRI, आपको चिंता का कोई कारण नहीं है। यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन to respond to nudge 2 and declare any foreign asset, क्योंकि you are exempt from that। केवल जैसे हमने अगले सवाल में देखा कि यहां आने के बाद आपका कोई एसेट है तो उसको डिक्लेयर करना है। आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। नितेश जी क्लियर है? सर एक ही थिंग, अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ, अभी मैं रेजिडेंसी नहीं मिली है, उससे कोई फर्क पड़ता है मुकेश जी? मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं मैं बताऊं लक्ष्मण जी, इंडियन इनकम टैक्स के हेतु सर आप 182 डेज से ज्यादा अगर आप बाहर रहते हैं तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो फिर आपको कोई रिटर्न और यहां इनकम भी नहीं है। अगर इनकम होती तो केवल इंडियन इनकम दिखानी थी, आपको फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट नहीं दिखानी है। तो इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। आपका सिटीजनशिप या PR का क्या स्टेटस है उससे कोई आपका मतलब नहीं रखता है। फिर भी कोई आगे चल के कोई दिक्कत तो कोई कंफ्यूजन नितेश जी तो बिल्कुल tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा। आगे भी हम लोग आपके उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे और